press the bell icon and never miss any update from GNN. संविधान सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और जिससे पूछो बहुजनों से कहते हैं हमारे बाबा ने लिखा है। हर आदमी ये कहता है कि हमारे बाप ने लिखा है, बाबा ने लिखा है। और जब मैं पूछता हूं कि चलो संविधान के बारे में कुछ पूछ लूं, कितना पढ़ा है संविधान, तो फिर ऐसे करते नीचे कर लेते हैं, कभी भैया कुछ पूछ लें। बाबा ने लिखा, अच्छी बात है। बाबा का आपने चित्र पकड़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा का चरित्र भी पकड़ लो। और जब तक चरित्र नहीं पकड़ोगे तो उनके जैसे नहीं बन पाओगे। वो महापुरुष थे, वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 5000 साल की गुलामी काटी है। भाई सुजीत ने बताया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आज हम अच्छे कपड़े पहने हुए खड़े हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बहनें माता यहाँ हैं, अगर यहाँ हम सभा कर पा रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने हक अधिकार दिलाए हमें। अब मैं बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की करूंगा पहले वक्तव्य में अपने, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया, मूल अधिकार, जो पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो या आम आदमी हो। तो ये बाबा साहब ने सबके लिए बराबरी की बात की। संविधान ने हमें दिया समता का अधिकार, कि सब लोग समान हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार। आज अगर बहुजनों पे कहीं अत्याचार होता है या अपर कास्ट पे अत्याचार होता है तो वो भी बाबा साहब के दिखाए संविधान के रास्ते पे चलकर ही एफआईआर कराते हैं और आगे कोर्ट में केस लड़ते हैं। वरना किसी धर्म के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, इन हिंदुओं के जो रोज धर्म के नाम पे लोग हत्या करते हैं, कि कहीं अगर आपके ऊपर कोई उत्पीड़न हो जाए तो आप कहां जाओगे। ये बाबा साहब ने दिया। अपने धर्म को मानने का अधिकार ये बाबा साहब ने दिखा। और सबसे जरूरी, बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा का अधिकार इस देश में बहुजनों को अगर किसने दिया, और बहुत संघर्ष के बाद वो बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं को दिया शिक्षा का अधिकार, क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ना ही महिलाएं नौकरी कर सकती हैं, ना ही घर से बाहर जा सकती हैं। तो ये दिया है बाबा साहब ने। अगर बाबा साहब ने दिया है तो कम से कम ले तो लो। आज एक और ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति का अध्ययन किया था, उस काले कानून का, जिसमें तुम्हें अगर तुम धर्म की किसी चीज को सुन लो तो तुम्हारे कानों में पिघला के शीशा डाला जाता। अपनी औकात ना भूलो। अगर तुम कहीं धर्म की कोई बात कह दो तो तुम्हारी बच्चों की और तुम्हारी जीभ काट ली जाए। अगर तुम अच्छे मकानों में रहने की बात करो तो तुम्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाए। तुम्हें रोटी भी महाजन के यहाँ से ऐसे फेंक के मिलती थी। तुम्हारे बच्चों को ना अच्छे कपड़े मिलते थे, ना बैठने स्कूल में पढ़ने का अधिकार। तो उस काले कानून को काटने का काम आज के दिन बाबा साहब ने किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सुजीत भाई ने आज के दिन ही मुझे बुलाया। तो पूरी दुनिया इस मैसेज को सुन रही होगी कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता आया है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता चलेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ही देश का धर्म ग्रंथ है। जो लोग ये कहते हैं कि नागपुर की नीति से देश चलेगा, तो जब तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन है तब तक तुम्हारी औकात नहीं कि नागपुर की नीति इस देश में लागू कर दो तुम लोग। अब मैं बहुत जरूरी बात पे प्रकाश डालने वाला हूं। एक मामले में, एक प्रकरण में, एक उत्पीड़न के खिलाफ पिछले 7-8 दिन से हम लोग लड़ रहे हैं, और हमारी पूरी टीम लड़ रही है पूरे देश में। केरल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तो कोई ऐसी जगह नहीं है पूरे देश में कि जहां हम बहन संजली को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे हो। और आज हमने आगरा में, जो आगरा की भीम आर्मी की टीम है और वहां के जो बहुजन संगठन है, सब लोगों ने मिलके आगरा बंद करने की बात रखी थी कि हमें न्याय चाहिए। तो आनन फानन में
इस निकम्मी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो गाय की सुरक्षा करती है और बहुजनों की बेटियों को जिंदा जलने देती है, जहां जिस देश में गाय पे चर्चा होती है, बड़े बड़े मजबूत लोगों की हीरोइनों की शादी पे चर्चा होती है, एक बहन जल जाती है, उसकी निर्मम हत्या होती है, कोई नहीं बोलता, सारे न्यूज चैनल गूंगे बहरे हो जाते हैं। तब बहुजन मीडिया के लोग जो इस देश में इस बहुजन समाज के लिए, इसकी आवाज उठाने के लिए काम कर रहे हैं, वो मात्र बचते हैं जो उस बहन की आवाज उठाते हैं। तो रात आनंद फानंद में उस घटना का इन्होंने खुलासा किया, और खुलासा भी इतना अजीबोगरीब है कि मैं भी एडवोकेट हूं, मेरा भाई सुजीत भी एडवोकेट है, और यहाँ तेज सिंह वरुण होंगे वो भी एडवोकेट है। पहली बार हमने ऐसा सुना कि ऐसे भी खुलासे होते हैं। जिसे तुमने पकड़ा 2 दिन, बड़े गौर से सुनना, जिसे तुमने 2 दिन पकड़ कर रखा, आज तुम कहते हो अपराधी था। अगर वो अपराधी था तो अपराधी को छोड़ा क्यों? जब तुम्हें पता लग गया अपराधी था तो उसे छोड़ा क्यों? तो इन्होंने इतना डर इन्हें लगा कि इन्होंने आनंद फानंद में रात पीसी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमने केस खोल दिया, और इनका बस नहीं चला, इनको अपराधी नहीं मिले। अपराधी मिलेंगे कैसे? क्योंकि निकम्मी सरकार और इसके राज में प्रशासन भी निकम्मा, वो भी एसी में आराम से पड़ के जो है गर्म एसी की हवा ले रहा है रात को। तो इन्होंने आनंद फानंद में खुलासा किया कि संजली के ताऊ के लड़के योगेश ने और उसके मामा के लड़के ने उसको जलाने का काम किया। अब फिर मेरी बात हुई संजली के पिताजी से, हमने कहा बताओ भैया हरिंदर कितने सहमत हो? तो उन्होंने बताया कि भैया इन्होंने बिल्कुल झूठ खुलासा किया है, मेरे भाई के बच्चों का या उनके परिवार का कोई हाथ इसमें नहीं है। इन्होंने सिर्फ भीम आर्मी के डर से कि भीम आर्मी आगरा बंद ना कर दे, आनंद फानंद में खोला है। तो आज इस देश में इतना डर तो भीम आर्मी का बन गया कि अगर आप न्याय नहीं दोगे तो आपको झेलना पड़ेगा। आपको हम भारत 2 अप्रैल में जैसे हमने भारत बंद करके दिखा बहुजन समाज के लोगों ने, तो इस तरह से हम लोग भारत चला भी सकते हैं। लेकिन इनमें इतना डर हुआ कि आनंद फानंद में हमारे लोगों को अपराधी बना दिया। तो अभी हमने उसमें सीबीआई जांच की डिमांड की है, इसमें सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो, और अगर नहीं करा सकते तो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हम लोग करें, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। अपराधी इन्होंने पकड़े नहीं, तो जो बहुजन समाज के, हमारे समाज के भाई बच्चे थे उनको ही बंद कर दिया। और वो इसलिए कि ये जो पूरे देश में ऐसी घटनाओं के प्रति जिसके लिए भीम आर्मी का निर्माण हुआ कि बहुजन समाज की बहनों पर अत्याचार होता था, तो जहां उस अत्याचार से छुटकारे के लिए जहां भीम आर्मी काम कर रही है, तो ऐसा ना हो कि अपराधी फंसे तो पूरे देश में एक और भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, और पूरे देश में भी दोबारा का अत्याचार ना कर पाए मनवादी लोग। तो इसलिए हमारे लोगों को उस केस में फंसाकर गिल्टी कराने का काम हमें किया, लेकिन हम सच्चाई से बेखबर हैं। हमें पता है कि ये झूठा जो इन्होंने केस बना, आप ये बताओ इस देश में पहली बार ऐसा हुआ केंद्र की शासन में, ये जो हरामखोर भाजपा की सरकार यहाँ है, कि सीबीआई को चोर घोषित किया गया। बताओ किया गया नहीं किया गया? सीबीआई के डायरेक्टर पे सवाल उठ गया नहीं उठ गया? लोकतंत्र का गला घोटा गया, ईवीएम को लेकर पूरे देश में विरोध है, फिर भी चुनाव करा रहे हैं। और 4 जज, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, बड़े जज, वो बाहर निकल के और कहा कि भैया लोकतंत्र खतरे में। रघुराम राजन के बाद उर्जित पटेल इन्होंने बनाया आरबीआई गवर्नर, उन्होंने कह दिया भैया कि देश को भाजपा लूट लेगी, गरीब कर देगी। आप मुझे बताओ ऐसे शासन में क्या मैं उस पुलिस की इंक्वायरी को सही मान लूं? जहां सीबीआई की इंक्वायरी पे शक हो रहा है, तो वहां पुलिस की इंक्वायरी को सही माना जा सकता है क्या? तो हमें इनकी इंक्वायरी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर आज ये अपराधियों को बचा लेंगे तो आप घबराओ मत, हम आंदोलन करेंगे, पुरजोर आंदोलन करेंगे, लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे भैया आंदोलन होगा तो जेल चले जाएंगे। भैया हम जेल जाने के लिए आए हैं घर से, हमने तय किया है फांसी भी लग जाए, चाहे गोली लग जाए, लेकिन अब अपने लोगों पे अत्याचार होने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। और अत्याचार करने वाले को चाहे उसे शांति की भाषा समझ आए या क्रांति की भाषा समझ आए,
तो उसे दोनों भाषा में समझाना जानते हैं। और संविधान की सुरक्षा चाहे शांति से करनी पड़े या क्रांति से करनी पड़े, अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब ने हमें सिखाया कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज्यादा बड़ा दोषी है। तो मैं बाबा साहब का बच्चा इस देश में गुनहगार नहीं हो सकता हूं। अगर हमारे लोगों पे उत्पीड़न होगा, अत्याचार होगा, उनके अधिकार छीने जाएंगे, जो राइट्स बाबा साहब देके गए हैं, तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अब आज ये बताओ, ये जो अवेयरनेस मार्च यहाँ चल रहा है, आज के बाद क्या संविधान को पढ़ने का काम करोगे? महसूस करके देखो। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसको अधिकार क्या है, वो अधिकार लेगा कैसे? तो पहले अधिकार जानने पड़ेंगे ना। तो बाबा साहब हमारे बाप है, बाबा है, चिल्लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब ने जो दिया उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या अधिकार मिल जाएंगे? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं सिर्फ आज दिल्ली के लोगों को बताने आया हूं कि जिस प्रदेश में आप लोग मालिक बन सकते हैं, जिस प्रदेश को आप लोग चला सकते हैं, उस प्रदेश में आज तक आप वोटर बने हुए हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं है और हम बहुजन आपस में बटे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम बहुजन अगर एकजुट हो तो फिर त्याग रखें, और अगर एकजुट होना चाहते हो तो एक मिसाल पैदा करो कि एक इतिहास बन जाए कि एक बार उस सदी में बहुजन एकजुट हुए थे तो सत्ता पलट दी थी। मगर वो तभी हो जाएगा जब आप ये तय कर लें कि अब हमें लड़ाई लड़नी है। अगर आप ये मन बना लोगे तो मैं लिख के देता हूं कि बहुजनों का शासन आने से, बहुजनों को इस देश में हुक्मरान बनने से और बहुजनों को इस देश की सत्ता पे काबिज होने से कोई रोक नहीं सकता है। मगर वो तभी होगा जब आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे। क्या अकेले इनके घर छोड़ने से काम चल जाएगा? क्या अकेले ये जो टीम यहाँ बैठी इनके घर छोड़ने से काम चल जाएगा? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं समाज के प्रति? क्या बाबा साहब का कोई कर्जा नहीं आप लोगों के ऊपर? क्या आप नौकरियों पे, समाज में जो सम्मान पे जी रहे हैं या बिना बाबा साहब के जी रहे हैं आप लोग? तो अगर आज ये लोग कर रहे हैं तो इनको महसूस हुआ है कि कुछ लोगों ने इनके लिए करा है। बाबा साहब ने कुर्बानियां दी हैं, ज्योतिबा फूले ने कुर्बानियां दी हैं, पेरियर साहब ने कुर्बानी दी है। हक अधिकार के लिए लड़ना मुझे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा ने सिखाया कि अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। उधम सिंह ने शहादत देकर साबित किया कि अगर हम अपनी पे आ जाएं तो इस देश में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या आज इस महिपालपुर के लोग ये हाथ उठा के वादा करते हैं कि वो इस मूवमेंट का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताओ। तो अगर समर्थन करते हैं तो एक बार इतनी जोर से नारा लगाओ कि जो मेट्रो जा रही है उसके पहिए में जरा कांपने लग जाए, पता लगे कि बहुजनों ने कहीं से दहाड़ मारी है। और अगर ये कहते हो, अभी मैं तुम्हें एक और काम की बात बताता हूँ आज, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा भाई बहुजनों का शेर है तो तुम्हें उसके लिए भी एक बात बताऊंगा। लेकिन अभी परेशान हूं क्योंकि मुझे लगता है मेरी बहन संजली को न्याय नहीं मिला है, और संजली के साथ हमारे बहुजन समाज के एक यादव समाज की बेटी का भी रेप हुआ है, उसको भी न्याय दिलाना है। और उसके साथ वहां कल जो संजली के सम्मान में संजली को न्याय दिलाने के लिए बिहार में हमारे भाई जो कैंडल मार्च निकालने का इंतजाम कर रहे थे, उन पे गोली चला गई, एक बच्चे को 4 गोली मारी गई, हॉस्टल के बच्चे को। तो वहां बिहार में भी हमारी टीम लड़ाई लड़ रही है। तो ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब समय आ गया है, अब सीमा नहीं है, जो सीमा होती है वो पार हो चुकी है, अब हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आज हम ये संघर्ष नहीं करते तो मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि अगर भाजपा जैसी मनुवादी सरकार दोबारा इस सत्ता में लौटी तो घबराना मत। अगर तुम्हें भरम हो फिर लड़ाई आमने सामने की होगी। अब तो तब तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, क्या तो भाग जाना कायर होगी तरह, वरना मकान तुम्हारे राज का होकर रहेगा। ये बात याद रखना अगर तुम लोगों ने इस बार धोखा खाया तो। और ये भी याद रख लो, हमें समझा के गए हैं बाबा साहब और साहब काशीराम, उन्होंने नारे दिए कि वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन मेरे लोगों के आज तक समझ में नहीं आया, वोट हमारा राज उनका, और कराते आ रहे हो और हमेशा चाटुकारिता कर रहे हो, उनके पैर छू के कह रहे हो कि तुम मालिक हो, देश तुम्हारा, तुमने बलिदान दिया, तुमने कुर्बानी दी, तुमने अपने खून से सींचा, तो मालिक वो लोग कैसे हो सकते हैं? तुम्हें जगाना पड़ेगा खुद को। जैसे इन्होंने कहा हनुमान जी दलित हैं,
तो जैसे हनुमान जी को जगाना पड़ा था, मुझे लग रहा है मुझे अपने लोगों को जगाना पड़ेगा बार बार कि जाग जाओ, अभी भी समय है। इन बहनों की सुरक्षा के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ संविधान लेके आया हूँ, इसे पढ़ लो। अगर इसे पढ़ लोगे तो तुम अपने हक का अधिकार जान जाओगे, और जान जाओगे कि इस देश की सत्ता पे कैसे काबिज होना है। अब मैं तो आपको एक वो शेर वाली बात बता दूं। अबे सुजीत नाराज भी होगा इस बात से, और ये राहुल भी, और ये सुदेश भी। मैं अभी एक बहन को ब्लड देने के लिए गया था सफदरजंग हॉस्पिटल। उसकी तबीयत खराब थी, उसको चोट लगी थी, उसकी एक टांग कट गई थी, तो मैं उसको ब्लड देने के लिए गया। ऑपरेशन चल रहा था अभी 10 दिन पहले। तो मैं गया, सब कुछ लड़ भीड़ के हमने करवा दिया कि भैया जल्दी दे दो खून, बहन को जरूरत है। तो जैसे खून देने की बारी आई तो पता लगा कि चंद्रशेखर तो खून देने लायक है ही नहीं। अब मैंने कहा यार खून तो इतना ऐसे कैसा हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि भैया आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 17.5 हो रहा है, और वो खून बहुत गाढ़ा हो गया है, तो भैया आप नहीं दे सकते हो। तो भैया मैंने जब चेक किया तो मुझे मिला कि शेर का भी जो हीमोग्लोबिन होता है वो 17 पॉइंट ही होता है बस। अभी अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तो राहुल से पूछ लेना, और अगर शेर के हीमोग्लोबिन का भरोसा ना हो तो अपने फोन में चेक कर लेना नेट पे कि शेर का हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो ये दहाड़ने की जो ताकत मिलती है बाबा साहब के संविधान से मिलती है। हूं मैं इंसान ही, बिल्कुल इंसान हूं, लेकिन अंदर जो आग भरी है, जो 16 महीने वहां एक एक 3 महीने चिंगार के काटा के अपने लोगों के बीच में जाकर उन्हें जगाने का काम करूंगा, और उन्हें मजबूत बना के इस देश की सत्ता पे काबिज करूंगा। तो वो आग अंदर है, वो सोने नहीं देती, और ये शरीर कहता है कि सो जा। तो बस अभी एक ही लक्ष्य है कि एक बार अपने लोगों को हुक्मरान बना दूं, उसके बाद चैन से सो जाऊंगा लंबी नींद। तो मेरा निवेदन ये है कि जब साहब यहाँ चिल्ला रहे थे बहुत जोर जोर से कि भैया एक हो जाओ, एक हो जाओ, जब बाबा साहब यहाँ चिल्ला रहे थे कि एक हो जाओ, तब हमारे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। और मैं तो उस धरती से आता हूं, मेरे ऊपर ज्यादा कर्ज है कि जब बाबा साहब आ गए तो मेरे पूर्वजों ने पत्थर फेंके, उनके ऊपर काले झंडे दिखाए। और जब साहब काशीराम वहां चुनाव लड़े सहारनपुर की धरती से, तो हमारे लोगों ने हरा दिया उन्हें। तो मेरे ऊपर ज्यादा कर्ज है, इसलिए मैं ज्यादा घूम घूम के उतार रहा हूं पूरे देश में। मैं रांची भी गया था, और एक कड़वी बात बहनें यहां बैठी हुई हैं, पूरे देश में अगर लड़की सप्लाई का काम कहीं से होता है, बहनों की सप्लाई का काम कहीं से होता है, तो वो झारखंड से लेके आते हैं, बिहार से लेके आते हैं। तो हमें काम करना पड़ेगा इन मुद्दों पे भी कि वहां से हमारे गरीब पिछड़े जो दलित परिवार, ओबीसी परिवार, उनकी लड़कियों को उठा लाते हैं कुछ मक्कार लोग, और लाके दिल्ली जैसी जगह में बेच देते हैं। तो ये लड़ाई हमें अब लड़नी पड़ेगी, अपनी बहनों के सम्मान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। ये बात मुझे वहीं जाके पता लगी, लेकिन मैं उनसे वादा करके आया कि प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी ये सब चीजें बंद करा दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर कहीं भी मेरी बहन पे अत्याचार उत्पीड़न होगा तो वो उसका दुख जो है हमसे छूता नहीं है। तो ये जैसी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसी नौजवानों की तुम सब लोगों की है। अपनी जिम्मेदारी को समझ लो और प्रयास करो कि आज के बाद समाज में ऐसा कोई मामला ना हो। और जो लोग गलतफहमी में है कि मैं आगराबंद संजली के लिए कर रहा था, मैं आगराबंद संजली के लिए नहीं कर रहा था, मैं आगराबंद अंजलि के लिए कर रहा था कि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। मैं पहली घटना में इतना कड़ा जवाब दे दूं कि इन्हें पता लग जाए कि दोबारा किसी संजली के साथ ऐसा नहीं करना है। अगर आज संजली के बाद ये कब तक चलेगा कि संजली चली गई, हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। हमें तैयारी अंजलि के लिए करनी होगी कि संजली तो चली गई मेरी बहन, हम किसी दूसरी संजली अंजलि को नहीं जाने देंगे अपने बीच से, इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और बहनों को भी बराबर की हिस्सेदारी रखो। अध्यक्ष जी, मैंने कहा था आपसे कि आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस मार्च में बहनों की भागीदारी भी रहे जो आपकी टीम में काम करती है, क्योंकि इन मेरी माताओं बहनों को समझाने के लिए बहनों को ज्यादा जरूरत है। तो मैं यहाँ पूरे देश में जो भीम आर्मी के माध्यम से हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोदन सिंह, छोटे भाई मंजीत नोटियाल जी, कमल वालिया जी, पंकज जाटा और ये पूरी टीम जो दिल्ली की यहाँ खड़ी हुई है, जिसमें सुजीत सम्राट जी हैं, कनिष्क है, राहुल नागपाल है, अजय भाई है, सन्नी है, तेज सिंह वरुण है, सुदेश है, सुल्तान सिंह भाई है। तो ये जो लोग लड़ रहे हैं ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में
हमारे लोगों पे अत्याचार उत्पीड़न ना हो और इनके अधिकार को छीना ना जाए। तो मेरा निवेदन है, इनका साथ दीजिए, वरना मुझे लगता है कि फिर दोबारा कोई लड़ने वाला नहीं आएगा। क्योंकि पहले भी यहाँ चले गए चिल्लाते, जैसे मैंने पहले बताया। आज हम लोग चिल्ला रहे हैं कि एक हो जाओ, साथ दे दो। तो निवेदन है मेरा, आज घर जाके जरूर सोचना कि कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, उनका साथ दो। जय भीम, जय भीम आर्मी। Press the bell icon and never miss any update from GNN.